नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से अब रेफ्यूजीज़ का आना और अदर नेशनल्स का भारत में आना कितना आसान हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत में शर्मा नाम से रह रहे थे पाकिस्तान का एक परिवार और ये लगातार 10 सालों से ऐसा कर रहे हैं। तो आखिर ये क्यों नहीं पकड़े गए और अभी हाल में क्या हुआ इनके साथ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये फैमिली है जो पाकिस्तानी है पर ये भारत में रह रहे हैं फेक आधार कार्ड के साथ, फेक आईडी के साथ। हाल ही में बेंगलुरु के बाहरी इलाकों में अलग अलग पहचान के साथ रह रहे 4 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। एक सिद्दीकी है जो इंजन ऑयल बेचते थे और इन्होंने ऑनलाइन केटरिंग भी शुरू की थी। आयशा ये घर का काम करती थी, होम मेकर थी बेसिकली। पासपोर्ट्स दिल्ली के बने हुए हैं, आधार में भी दिल्ली का ही एड्रेस बना हुआ है और चारों को रिमांड में रखा गया है 10 दिनों के लिए। इन्होंने एंट्री भारत में कैसे की, वेस्ट बंगाल के थ्रू 2014 में, और फिर ये दिल्ली में रहे हैं 2018 तक। राशिद अली सिद्दीकी 48 साल के, उनकी पत्नी आयशा 38 साल की, उनके माता पिता हनीफ मोहम्मद और रुबीना 2014 से अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। गिरफ्तारी के समय चारों लोग शंकर शर्मा, आशा रानी, राम बाबू शर्मा और रानी शर्मा के नाम से राजापुरा गांव में रह रहे थे। इसके अलावा उन्होंने फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनवा के रखा है। सिद्दीकी ऑनलाइन फूड आउटलेट चलाता था और गैरेजों में काम भी करता था। चारों ने पुलिस को बताया कि वो मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं, जिनके कारण उन्हें पाकिस्तान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। अगर बात करें मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल है क्या, मेहदी फाउंडेशन, इसमें मसीहा फाउंडेशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी शुरुआत पाकिस्तान में 1970 के दशक में हुई है। पहले इससे अपने संस्थापक रियाज अहमद गौहर शाही के नाम से जाना जाता था, अब नाम बदल गया है। यह एक पाकिस्तानी आध्यात्मिक नेता हैं। 2002 में इसे औपचारिक रूप से एमएफआई का नाम दिया गया था। यह संगठन अंतर धार्मिक शांति, सद्भाव, धर्म और पर से परे मानव और सूफी परंपराओं का प्रचार करता है। एमएफआई का दावा है कि आज इसकी मौजूदगी कई एशियाई देशों में है, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी है। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका भी हैं। पाकिस्तान में इस्लामी मौलवियों को इसकी लोकप्रियता रास नहीं आ रही है। एमएफआई के अध्यक्ष और यूनाइटेड किंगडम में शरण लेने वाले पाकिस्तानी नागरिक अमजद गौहर ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने के बाद एमएफआई सदस्यों के खिलाफ सैकड़ों ईशा निंदा के मामले भी दर्ज किए गए थे और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे इसमें। अमजद गौहर ने यह भी बताया कि पाकिस्तान में इस्लामी मौलवी हमारे संगठन के विचार से खुश भी नहीं है। इसके साथ ये मानते हैं कि ईश्वर की नज़र में सभी समान हैं, लेकिन मौलवी इसके खिलाफ हैं। इस्लाम के बारे में हमारे द्वारा उठाए गए किसी भी सवाल को पाकिस्तान में अपराध के रूप में देखा जाता है। वहाँ पे इसके लिए फांसी की सज़ा भी होती है अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ बोले तो। एमएफआई के सदस्यों के खिलाफ ईशा निंदा के मामले दर्ज भी किए गए, जिनमें गौहर शाही भी शामिल थे। पाकिस्तान सरकार ने गौहर शाही द्वारा लिखी गई किताबों पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। एमएफआई को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गैर कानूनी संगठन भी घोषित किया था। अमजद ने कहा कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ 1 दर्जन से ज़्यादा मामले हैं और वो देश कभी वापस जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको वहाँ पे बहुत मतलब हो सकता है उनको मौत के घाट उतार दिया जाए, सही बोले तो। मेहदी फाउंडेशन के कुछ नेताओं ने को ईशा निंदा के मामले में दोषी भी ठहराया है, जिसमें उन्हें 99 साल की जेल और यहाँ तक कि मौत की सज़ा भी मिली है। गौहर शाही और मेहदी फाउंडेशन के खिलाफ प्राथमिक आरोपों में से एक है पाखंड और रूढ़िवादी इस्लामी शिक्षाओं के विपरीत मान्यताओं को बढ़ावा देने के दावे से परेशान है। धार्मिक अधिकारियों ने संगठन पर पूरा मुसलमान को गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। इन आरोपों के कारण गौहर शाही को काफिर घोषित करना है, यानी कि काफिर यानी कि जो इस्लाम में नहीं मानता वो काफिर होते हैं। इसके अलावा जिससे उनके अनुयायियों की जान को और भी अधिक खतरा हो गया है। 2000 के दशक के मध्य में ईशा निंदा के आरोपों में एमएफआई के 5 सदस्यों को पीटा भी गया था। 2008 में एमएफआई के एक सदस्य मोहम्मद इकबाल की पाकिस्तान से पंजाब प्रांत में हत्या कर दी गई। 2009 में एमएफआई के एक अन्य सदस्य पारस मसीह की कराची में हत्या भी की गई। आज एमएफआई पाकिस्तान में काम नहीं करता है और एमएफआई से संबंधित किसी भी सूचना का प्रसार अपराध पाकिस्तान में माना जाता है। सरकार ने एमएफआई के इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया है। अतीत में भारत में एमएफआई सदस्यों के साथ असल में कैसा व्यवहार हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। कई एमएफआई सदस्य बांग्लादेश और भारत चले गए। 2007 में 63 पाकिस्तानी एमएफआई सदस्यों ने भारत के लिए पर्यटक वीज़ा प्राप्त किया था। नई दिल्ली पहुंचकर पाकिस्तानी दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीज़ा जलाया भी। उन्हें भारत में अवैध रूप से रहने के कारण गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन 2011 में भारत सरकार ने उन्हें शरणार्थियों का दर्जा दे दिया और उन्हें कनाडा, अमेरिका और यूरोप के देशों में भी भेजा गया। तो बेसिकली
हमारे यहाँ मेहदी फाउंडेशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, बट अगर कोई गैर कानूनी रूप से आता है तो उसको ऑफ कोर्स हम फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 के अंतर्गत ट्राई कर सकते हैं। फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। बट अगर किसी को रिफ्यूजी का दर्जा मिल जाए, जैसे हमारे यहाँ तिब्बती बुद्धिज़्म वाले लोगों को यहाँ पे रिफ्यूजी का दर्जा दिया गया है, रोहिंग्यास को नहीं दिया गया है। एमएफआई ने कहा है कि हालांकि वह अपने सदस्यों द्वारा कानून का उल्लंघन करने का समर्थन नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति के कारण काफ़ी हताश है। हमें गिरफ्तारियों के बारे में पता चला है और हम उन लोगों का समर्थन नहीं करते जो कानून तोड़ते हैं, लेकिन किसी को यह समझना होगा कि सदस्य पाकिस्तानी हैं तभी भागे, पाकिस्तान से तभी भागे जब उनके लिए जीवित रहना वहाँ बहुत मुश्किल हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में ईशा नंदा के खिलाफ बहुत ज़्यादा कानून है। कानून के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की ईशा निंदा कानून में इस्लाम का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मौत की सज़ा का साफ साफ प्रावधान दिया गया है। आलोचकों का कहना है कि इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों के धर्मों को सताने और अल्पसंख्यकों को गलत तरीके से निशाने बनाने के लिए किया जाता है। ब्लास्फेमी के लिए बहुत लोगों को अभी हाल ही में फांसी भी हुई है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आ सकता है, देखते हैं। मेहदी फाउंडेशन इंटरनेशनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेहदी फाउंडेशन की शुरुआत पाकिस्तान में 1970 के दशक में हुई थी। पहले इसे अपने संस्थापक रियाज अहमद गौर शाही के नाम पर रियाज गौहर शाही इंटरनेशनल कहा जाता था। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।